जो हम लोग इस वक्त बेटियों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो जुल्म है, ये जो तशद्दुद है, इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे हसीन लम्हा वो था जब मेरे हाथ में बेटी आई थी। और यकीन जानिए, जब बेटी मेरे हाथ में आई तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा। अभी भी मैं अगर उस लम्हे को याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपदीदा हो जाऊंगा, मैं जज्बाती हो रहा हूं। लेकिन एक इंसान ने किस तरह से बेदर्दी के साथ अपनी 7 रोज की बेटी को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसको बेटा नहीं हुआ। आज भी ऐसे लोग हैं। मुफ्ती हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या वाक़े पर? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सलमान मिर्जा साहब, बेटी को मायूस समझना और उसको कत्ल कर देना, ये इस्लाम के नूर की यापाशियों से कबल आले वतन और मुशरिकीन का एक कभी फैल था, जिसको रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आकर न सिर्फ ये कि मिटा दिया, बल्कि औरत और बिलखुसूस बेटी को उतना इज्जत का मकाम रुतबा अता फरमाया कि आज यकीनन अहले ईमान, अहले दिल, अहले आकू औलाद और बेटी को पाए रहमत समझते हैं। ये जो दुनिया वाली के अंदर पेश आने वाला वाकया है, मैं समझता हूँ कि ये सरासर मजहब और इस्लाम से दूरी, माशरती सतह पर मायूसी और दीगर नफ्सियाती अमराज के बायस ये वाकया, ये इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अमराज से बचने का वाहिद हल और जरिया मजहब पर चलता है। और हमारे मजहब और हमारे दीन ने इस हवाले से इस कदर रहनुमाई की है, इस तरह वाज़े तौर पर इस चीज को, इसकी अहमियत को बयान किया है कि जैसे अभी आपने जुमले इरशाद फरमाए हैं कि मेरे हाथ में जब बेटी आई का खिलता मुस्कुराता चेहरा देखकर तो मैं खुशी से बाग। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से शायद मुझे ऐसी नेमत जो मुझे मिली है, उससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जनाब, ये जो बंदा है, बल्कि मैं इसको दरिंदा कहूंगा, इंसान तो कह नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि जनाब इसने जो फेल किया है वो इंसानियत के जुमरे में नहीं आता है। इसको क्या सजा होनी चाहिए? पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी बेगम पढ़ी लिखी इंसान है। हम बात कर रहे हैं शऊर की, दीन से दूरी की, पढ़े लिखे होने की। ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसका चेहरा देखिए आपको, ये कहीं से जाहिल नहीं लग रहा है, उसके बावजूद इतनी जलालत पर ही उतर आया। अब देखें, बुनियादी तौर पर पढ़ा लिखे होने से मुराद ये कोई MBA या MA या BA करना नहीं है। हमारी नजर में पढ़ा लिखा होने से मुराद वो शख्स है जो सबसे पहले अपने आप को पहचाने और उसके बाद अपने रब और उसके रसूल के अहकाम को पहचाने। हम उसे पढ़ा लिखा समझते हैं। माजरत के साथ, हमारे यहाँ तो जिसने 2-4 अंग्रेजी के जुमले रख लिए या जो 2-4 दिन स्कूल और कॉलेज में चला गया, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि तालीम और इल्म की तारीफ जो शरान की गई है वो ऐसा नहीं है। शरई नुक्ते नजर से हर वो शख्स पढ़ा लिखा होता है कि जो अल्लाह की जात की मारिफत रखे, अल्लाह वादउला शरीक के साथ उसका जो रिश्ता है उसको समझे और उसके बाद अहकामात इलाहिया और अहकाम नबविया के हलाल और हराम को जानता हो, उसको आलिम और इल्म वाला कहते हैं। तो ये जो मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, ये वाकयात बुनियादी तौर पर इसी वजह से होते हैं कि नंबर 1, हमने मुआशरे से जजा और सजा का जो सिलसिला है उसको हमने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि धुंधला कर दिया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कातिल सजाओं से बच जाते हैं और बेगुनाह सजाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के मुजरिमीन की हौसला अफजाई होती है और वो ये समझते हैं कि मैं ये जुर्म जो इसके इर्तिकाब कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी बात कि इसमें मेहराब व मिंबर और जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनकी मैं समझता हूँ नाअहली और नाकामी है। अगर मेहराब व मिंबर से जहाँ ईमान, कुफर, शिर्क, बिदअत के फतवे आम होते हैं, वहीं पर अगर माशरती बुराइयों को मौजूद सुखन बनाकर अगर बार बार इन मसाइल को डिस्कस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस तरह के लोग अगर मस्जिद में आएंगे
मेहराब व मिंबर को सुनेंगे तो तब वो उस पर अमल करेंगे। अब दूसरी जिम्मेदारी रह जाती है मीडिया की। तो जिस तरह अभी आपने बड़े हसीन और प्यारे जुमले बोले, ये सिर्फ एक वाक़े के तनाजुर में ही क्यों, हमें इन चीजों पर और माशरती मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। इस तरह के जैसे प्यारे जुमले आपने दोहराए, इस तरह के जुमले हर एंकर को, हर साहिब कलाम को बार बार। सर माजरत, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो जो लम्हा था मेरे लिए, जो कि मैं अपना अब से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने उससे पहले ऐसी ना कोई चीज देखी थी ना पढ़ी थी। अल्लाह ने शायद मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा था, शायद मैं इस काबिल नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत गुनहगार हूं, उसके बावजूद अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात ये कहूं कि ये चीजें ना पढ़ के हासिल होती हैं, ना कहीं से सुनकर हासिल होती हैं, ये आपके अंदर होती हैं, आपके अंदर की कैफियत निकलकर सामने आती है। अगर आप बेटी से नफरत करते हैं या नफरत को प्रचार करते हैं तो ये आपके अंदर होगा, ये गलाजत आपके अंदर से कोई मिटा नहीं सकता। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? देखें, सबसे बड़ी गलाजत तो शिर्क की गलाजत है, कुफर की गलाजत है। अगर इस्लाम का नूर उस गलाजत को दूर करके बंदे को पाकीज़ा बना सकता है तो ये बाद वाले जो गुनाह हैं, ये गुनाह मिट सकते हैं। जरूरत तरबियत की है और माशरती हवाले से जज़ा और सजा के निज़ाम को मजबूत बनाने की। और जब तक हमारे माशरे के अंदर ये जो रवैये जारी हैं कि आमतौर पर खानदानों में बेटियों के पैदा होने पर ताने लगते हैं, या फिर जो हम लोग इस वक्त बेटियों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, उनके ऊपर, ये मेरा जुमला ज़हन में रखें, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। और माशरे में औरत मार्च के जरिए से महज एक नमूद और नुमाइश और एक जिसको कहते हैं शोपीस की चीज बनाकर जब अयां किया जा रहा है, तो बाद ऐसे जुनूनी भी होते हैं कि वो फिर औरत जात से नफरत करने लग जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम औरत का वो जो वाकई मकाम कुरान और सुन्नत ने उसको दिया है, बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी और बहैसियत बीवी, हम उसकी अहमियत को अहम करें, हम उसकी अहमियत को वाज़ेह करें। और उसके बाद रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उस पहलू को बयान करें कि अल्लाह के नबी ने कायनात में अगर किसी हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो आपके जिगर का टुकड़ा आपकी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। और फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि जिस शख्स ने, अल्लाह ताला ने उसे बेटियां दी और उसने उनकी बेहतरीन तरबियत की, उनको पाला पोसा, हुजूर ने अपनी उंगलियां उठाकर फरमाया मैं और वो इस तरह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। पाकिस्तान न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, एक दौर था जब बेटियां पैदा होते ही दफन कर दी जाती थी, फिर इस्लाम आया, इंसान बनाया लोगों को, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटी को तरजीह नहीं देते हैं। मियांवाली में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 7 दिन की बच्ची को 7 गोलियां मारकर इसलिए कत्ल कर दिया गया कि बेटा क्यों पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई। मैंने तो सुना था जनाब, ये कहते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसी को बेटी देता है जिससे खुश होता है। लेकिन यकीन जानिए कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि उनको ये नेमत रास ही नहीं आती है। पैकेज देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। ये जो जुल्म है, ये जो तशद्दुद है, इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे हसीन लम्हा वो था जब मेरे हाथ में बेटी आई थी। और यकीन जानिए, जब बेटी मेरे हाथ में आई तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा। अभी भी मैं अगर उस लम्हे को याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपदीदा हो जाऊंगा, मैं जज्बाती हो रहा हूं। लेकिन एक इंसान ने किस तरह से बेदर्दी के साथ अपनी 7 रोज की बेटी को कत्ल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसको बेटा नहीं हुआ। आज भी ऐसे लोग हैं। मुफ्ती हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या वाक़े पर? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सलमान मिर्जा साहब, बेटी को मायूस समझना और उसको कत्ल कर देना, ये इस्लाम के नूर की यापाशियों से कबल आले वतन और मुशरिकीन का एक कभी पहल था, जिसको रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर
न सिर्फ ये कि मिटा दिया, बल्कि औरत और बिल्कुल बेटी को उतना इज्जत का मकाम रुतबा अता फरमाया कि आज यकीनन अहले ईमान, अहले दिल, अहले आकू औलाद और बेटी को पाए रहमत समझते हैं। ये जो दुनिया वाली के अंदर पेश आने वाला वाकया है, मैं समझता हूँ कि ये सरासर मजहब और इस्लाम से दूरी, माशरती सतह पर मायूसी और दीगर नफ्सियाती अमराज के बायस ये वाकया, ये इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अमराज से बचने का वाहिद हल और जरिया मजहब पर चलता है, और हमारे मजहब और हमारे दीन ने इस हवाले से इस कदर रहनुमाई की है, इस तरह वाज़े तौर पर इस चीज को, इसकी अहमियत को बयान किया है कि जैसे अभी आपने जुमले इरशाद फरमाए हैं कि मेरे हाथ में जब बेटी आई का खिलता मुस्कुराता चेहरा देखकर तो मैं खुशी से बाग। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से शायद मुझे ऐसी नेमत जो मुझे मिली है, उससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जनाब ये जो बंदा है, बल्कि मैं इसको दरिंदा कहूंगा, इंसान तो कह नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि जनाब इसने जो फेल किया है वो इंसानियत के जुमरे में नहीं आता है। इसको क्या सजा होनी चाहिए? पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी बेगम पढ़ी लिखी इंसान है। हम बात कर रहे हैं शऊर की, दीन से दूरी की, पढ़े लिखे होने की। ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसका चेहरा देखिए आपको, ये कहीं से जाहिल नहीं लग रहा है, उसके बावजूद इतनी जलालत पर ही उतर आया। अब देखें, बुनियादी तौर पर पढ़ा लिखे होने से मुराद ये कोई MBA या MA या BA करना नहीं है। हमारी नजर में पढ़ा लिखा होने से मुराद वो शख्स है जो सबसे पहले अपने आप को पहचाने और उसके बाद अपने रब और उसके रसूल के अहकाम को पहचाने। हम उसे पढ़ा लिखा समझते हैं। माजरत के साथ हमारे यहाँ तो जिसने 2-4 अंग्रेजी के जुमले रख लिए या जो 2-4 दिन स्कूल और कॉलेज में चला गया, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि तालीम और इल्म की तारीफ जो शरान की गई है वो ऐसा नहीं है। शरई नुक्ते नजर से हर वो शख्स पढ़ा लिखा होता है कि जो अल्लाह की जात की मारिफत रखे, अल्लाह वादउला शरीक के साथ उसका जो रिश्ता है उसको समझे और उसके बाद अहकामात इलाहिया और अहकाम नबविया के हलाल और हराम को जानता हो, उसको आलिम और इल्म वाला कहते हैं। तो ये जो मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, ये वाकयात बुनियादी तौर पर इसी वजह से होते हैं कि नंबर 1, हमने मुआशरे से जजा और सजा का जो सिलसिला है उसको हमने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि धुंधला कर दिया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कातिल सजाओं से बच जाते हैं और बेगुनाह सजाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के मुजरिमीन की हौसला अफजाई होती है और वो ये समझते हैं कि मैं ये जुर्म जो इसके इर्तिकाब कर रहा हूँ इसके बाद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी बात कि इसमें मेहराब व मिंबर और जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनकी मैं समझता हूँ नाअहली और नाकामी है। अगर मेहराब व मिंबर से जहाँ ईमान, कुफर, शिर्क, बिदअत के फतवे आम होते हैं, वहीं पर अगर माशरती बुराइयों को मौजूद सुखन बनाकर अगर बार बार इन मसाइल को डिस्कस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस तरह के लोग अगर मस्जिद में आएंगे, मेहराब व मिंबर को सुनेंगे तो तब वो उस पर अमल करेंगे। अब दूसरी जिम्मेदारी रह जाती है मीडिया की। तो जिस तरह अभी आपने बड़े हसीन और प्यारे जुमले बोले, ये सिर्फ एक वाक़े के तनाजुर में ही क्यों, हमें इन चीजों पर और माशरती मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। इस तरह के जैसे प्यारे जुमले आपने दोहराए, इस तरह के जुमले हर एंकर को, हर साहिब कलाम को बार सर माजरत एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो जो लम्हा था मेरे लिए जो कि मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने उससे पहले ऐसी ना कोई चीज देखी थी ना पढ़ी थी। अल्लाह ने शायद मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा था, शायद मैं इस काबिल नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत गुनहगार हूं, उसके बावजूद अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात ये कहूं कि ये चीजें ना पढ़ के हासिल होती हैं ना कहीं से सुनकर हासिल होती हैं, ये आपके अंदर होती हैं, आपके अंदर की कैफियत निकलकर सामने आती है। अगर आप बेटी से नफरत करते हैं या नफरत को प्रचार करते हैं तो ये आपके अंदर होगा, ये गलाजत आपके अंदर से कोई मिटा नहीं सकता। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? देखें, सबसे बड़ी गलाजत तो शिर्क की गलाजत है, कुफर की गलाजत है। अगर इस्लाम का नूर उस गलाजत को दूर करके बंदे को पाकीज़ा बना सकता है तो ये बाद वाले जो गुनाह हैं ये गुनाह मिट सकते हैं। जरूरत तरबियत की है
और माशरती हवाले से जज़ा और सजा के निज़ाम को मजबूत बनाने की। और जब तक हमारे माशरे के अंदर ये जो रवैये जारी हैं कि आमतौर पर खानदानों में बेटियों के पैदा होने पर ताने लगते हैं, या फिर जो हम लोग इस वक्त बेटियों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, उनके ऊपर, ये मेरा जुमला ज़हन में रखें, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। और माशरे में औरत मार्च के जरिए से महज एक नमूद और नुमाइश और एक जिसको कहते हैं शोपीस की चीज बनाकर जब अयां किया जा रहा है, तो बाद ऐसे जुनूनी भी होते हैं कि वो फिर औरत जात से नफरत करने लग जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम औरत का वो जो वाकई मकाम कुरान और सुन्नत ने उसको दिया है, बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी और बहैसियत बीवी, हम उसकी अहमियत को अहम करें, हम उसकी अहमियत को वाज़ेह करें। और उसके बाद रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उस पहलू को बयान करें कि अल्लाह के नबी ने कायनात में अगर किसी हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो आपके जिगर का टुकड़ा आपकी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। और फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला ने उसे बेटियां दी और उसने उनकी बेहतरीन तरबियत की, उनको पाला पोसा, हुजूर ने अपनी उंगलियां उठाकर फरमाया मैं और वो इस तरह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। तो अगर इस किस्म की जो अल्लाह के नबी और रसूल खुदा और खुद कायनात के रब की तरफ से इनामात हैं नेक औलाद की तरबियत करने पर और बिलखुसूस बेटियों की तरबियत। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस खबर के आखिर में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जनाब बेटी से नफरत नहीं की जाती, अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह उसी घर में बेटी अता करता है जिस घर से अल्लाह बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ बदबख्त लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की इस रहमत को तस्लीम नहीं करते हैं। पाकिस्तान न्यूज रूम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन मजीद स्टोरीज हैं जो कि पाकिस्तान न्यूज रूम का हिस्सा बनाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। जनाब रूस यूक्रेन तनाज़ा, क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो गया है? अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया है। बाइडन का कहना है कि अगर नेटो और अमरीका का रूस से बराह रास्त तसादुम हो गया तो तीसरी आलमी जंग होगी। दूसरी जानिब आलमी मईशत पर इस तनाज़े के असरात खतरनाक साबित होने लगे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी हैं। गंदम और गैस की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया की 40% गंदम पैदा करते हैं। यूक्रेन दुनिया में गंदम एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। गंदम और गैस की सप्लाई मुतासर होने से फूड सिक्योरिटी और दीगर मसाइल जन्म ले सकते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर मजीद बात करते हैं। जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जमील साहब ये बताइएगा, रूस यूक्रेन जंग ये अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और मसाइल पर मसाइल जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जनाब गंदम का बहरान भी पैदा होने जा रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तीसरी आलमी जंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आप? जी, पहली बात तो यह है कि जो इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका है वो यकीनन पूरी दुनिया पर महसूस होना शुरू हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गए हैं, तेल की प्राइसेस आपने खुद बताया, और इस पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंसल्टिंग फर्म है, उसने इस पे पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि अगर ये जंग इतनी तवालत कर गई तो इसका असर ये होगा कि 150 कम से कम $150 पर बैरल की करीब तेल हो जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान में ज़ाहिर है उसकी कीमत को 300 तक छू बैठेगी, 300 रुपये तक पर लीटर। तो इस जैसे ममालिक और सारे ममालिक इस पर सफ़र करेंगे। एक तो ये राज में, दूसरा आपने ऑलरेडी फूड सबसे बड़ी बात ये सप्लाई चेन इसकी बहुत सारी इम्पैक्ट और इफेक्ट हो जाएगी। और आपने खुद ही बताया अपने इंट्रो में कि गंदम पैदा करने वाला रूस और यूक्रेन मिलके जो गंदम पैदा करते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम दोनों ममालिक मिलके पैदा करते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। यूक्रेन से तो हमने भी पिछले साल मंगाया है, 1.2 मिलियन टन हमने यूक्रेन से मंगवाया है पिछले साल। तो यकीनन एक तो पहली बात ये कि खुराक की किल्लत, दूसरी बात यह है कि यूरोप में ऑलरेडी गैस की शॉर्टेज और गैस न होने की वजह से
अब वहाँ लोग अफोर्डेबिलिटी यानी कम अपने घरों को ठंडा नहीं कर सकते हैं, खर्चे उनके बढ़ गए हैं। दूसरी इसके अलावा इससे हटकर बात यह है कि दुनिया में इसके लिहाज से कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, लोग सेफ हेवन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, यानी कि महफूज इन्वेस्टमेंट की तरफ, और इसी वजह से सोने की कीमत भी बढ़ रही है, कमोडिटीज़ की कीमत भी बढ़ रही है, प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी बढ़ रही है। तो एक भौचाल। फिर इसमें इंश्योरेंस ने अपने 4-4, 5-5, 10-10 गुना बढ़ा दिए हैं अपने प्रीमियर, जिसकी वजह से वहाँ से शिप रूस से निकलना, रूस की तरफ जाना, वो तमाम के तमाम कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा। इससे हटकर कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह आप बता रहे हैं कि बाइडन ने क्या कहा, यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की वो चीख के कह रहा है कि एयर स्पेस पर पाबंदी लगाई जाए, यानी कि फिजा में ये जो होता है पाबंदी, और ये बाइडन ने उसी के जवाब में कहा है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारी डायरेक्ट क्लैश हो जाएगा रूस से, और जो कि तीसरी जंग का पेशखेमा हो सकती है, और दुनिया तीसरी जंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बाइडन को भी ये पता है और बाकी तमाम ममालिक को भी पता है कि किसी लिहाज से भी दो न्यूक्लियर क़ुव्वतें, वो चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो या रूस अमेरिका हो, ये आपस में जंग लड़ने का मतलब ये है, आपस में लड़ने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को फना होने वाली है। सर, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है इस जंग से। तो इस जंग में जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं या इस जंग के ओवरऑल जितने भी इंपैक्ट सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान में तो अभी जिसकी जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और शुरू में तो महसूस हो रहा था कि शायद रूस के इस प्राइम मिनिस्टर के दौरे से भी हमें इस्तिफादा हासिल हो, लेकिन जिस तरह जंग की नौइयत तब्दील होती गई और जिस तरह तूल पकड़ता गया और जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए, उसके साथ साथ हमें रिएक्शन सामने थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अब तो हमारा GSP प्लस खतरे में पड़ गया है। FATF की ग्रे लिस्ट का अगर ये सिलसिला ना होता रूस यूक्रेन और हमारा विजिट वहाँ, तो उस सूरत पे शायद हम ग्रे लिस्ट से भी निकल जाते, लेकिन वो बरकरार रखना अब हमें महसूस होता है, और मुझ जैसे तज्जियाकारों को, कि IMF भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वर्ल्ड बैंक भी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। आप देखिए कि मोहित यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका लंदन का दौरा था, कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उनको उन्होंने मना कर दिया कि अपना है हमारे पास। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स, और यूरोपियन यूनियन ज़ाहिर एक अमेरिका का अलाई है, और अमेरिका ने कितना प्रेशर डाला था, हमने कबूल नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है उसकी एक कीमत तो देनी पड़ेगी ना। और क्योंकि हमारा अब भी अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेंटर, अमेरिका और यूरोप जो है नंबर 1 और नंबर 2 पर हमारे सारे के सारे एक्सपोर्ट, और हमारा टाइम टेस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं ये दोनों। तो अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी। जो कि हम कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम थ्योरेटिकली सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फसाने में हकीकत से ज़्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। तो हम हकीकत कुछ और है, और जो ऑन ग्राउंड हैपनिंग्स हो रही हैं वो कुछ और है। तो उस लिहाज से बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद साहब, आप बोलियो से गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये जो जंग है इसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है। आने वाला वक्त बताएगा ये जंग कितनी तवील होती है और पाकिस्तान किस हद तक इससे मुतासर होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारा मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ निहायत खूबसूरत है, बल्कि यहाँ के लोग भी उतने ही ज्यादा प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। लेकिन हाल ही में एक गैर मुल्की यूट्यूबर की वीडियो वायरल हुई, जिसमें यूट्यूबर ल्यूक डेमंड के कराची के साहिल पर घोड़े वाले से पैसों के मामले पर बहस नजर आई। अब जनाब ये बहस इतनी बढ़ गई, इतना मामला बढ़ गया कि जनाब वीडियो सामने आने के बाद कराची पुलिस को हरकत में आना पड़ा। जो घोड़ा वाला था उसने भी बदतमीजी की। उसके बाद यूट्यूबर की जानिब से जो तस्वीर थी, जो के मनाजिर थे, वो सोशल मीडिया पर डाले गए और उसके बाद घोड़े वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। फौरी एक्शन हुआ। आवाम के साथ साथ यूट्यूबर ने भी इस एक्शन पर पुलिस को काफी सराहा और उसकी काफी तारीफ की। लेकिन जब घोड़े वाले ने अपनी गलती तस्लीम कर ली तो उसको घोड़ा भी लौटा दिया गया और उसको रिहा भी कर दिया गया। अब शामिल करते हैं वीकली राउंड अप। जनाब वीकली राउंड अप में सबसे पहले जो खबरें रही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महंगाई मार्च के हवाले से रही। पाकिस्तान महंगाई मार्च में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है, जलसे किए, मजमा लगाया, और इस दौरान जब इस्लामाबाद पहुंचे वो तो फिर एक ऐसा वाकया हो गया जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया।
जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मार्च कर रही थी और ये मार्च जो है वो सिंध की तरफ हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब, अली जैदी ने खिताबात किए थे, बातचीत की थी और ये खिताब भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। फिर आते हैं आलमी स्नूकर चैंपियनशिप की जानिब, जहां पर 16 साल के पाकिस्तानी क्विस्ट ने तारीख रकम की थी। एहसन रमजान ने टाइटल जीत लिया था और 30 साला ईरानी क्विस्ट को शिकस्त दी थी। और आखिर में जनाब सना जावेद का जिक्र, सना जावेद के हवाले से एक चीज निकलकर सामने आई। एक मॉडल हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 2% की मॉडल कहा जाता है, तो हमसे राब्ता ना करें, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। फिर मेकअप आर्टिस्ट निकलकर सामने आ गए, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जिक्र हो रहा है ये सना जावेद का जिक्र हो रहा है और सना जावेद के हवाले से, उनके एटीट्यूड के हवाले से, उनकी बदतमीजी के हवाले से काफी ज्यादा बातें की जा रही थी। अब इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि कुछ लोग हैं जो कि सना जावेद के हक में बात कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो सना जावेद के खिलाफ बात कर रहे हैं। सना जावेद ट्विटर पर पूरे हफ्ते टॉप ट्रेंड करता रहा। जनाब पाकिस्तान न्यूज रूम आपने मुलाहिजा किया, जिंदगी रही सेहत रही। अगले हफ्ते इतवार की 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।